पाठक ने इस बात को कहा जो हमारे दर्शन, विचार, शास्त्र और संविधान के संबंध में एक परिचय आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। और इसमें आप लोगों को कुछ शंका हो तो पूछ सकते हैं, पहले उसी को पूरा कर देंगे। एक तो पहला काम यह हो सकता है। ये दूसरा विधि है जिस तरीके से हम सुनते आ रहा हूं, वो उस क्रम से हम एक के हम जैसा समझा हो और उसमें क्या समस्या है, क्या समाधान है, उसी ढंग से प्रस्तुत कर सकता हूँ। क्या विधि को आप चाह रहे हैं बता दीजिए, हम क्या कर रहे हैं। हम दोनों विधि में पारंगत हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या चाहते हैं हमारे रंगनाथन जी जो कहेंगे उसको हम मान लेंगे। हमारे सुमैया जी की अपेक्षा है हम ये सब जो है ना परंपरा को ना छूते हुए अछूता विधि से आपका प्रस्ताव कैसा प्रस्तुत हो गया, कौन सा ऐसा साधना कर दिया, कौन सा ऐसा उपलब्धि कर लिया, किस विधि से प्राप्त कर लिया, या ऐसा आपने पूछा। क्या इसको पहले उत्तर दो, किस बात से हम उत्तर देना शुरू करो। सुमैया जी की अपेक्षा ये है और बुद्ध विचार में पहले ये शोध कर रहे हैं, उसमें वो हमारे विचारों को सुनना चाह रहे हैं और उसी प्रकार से और विचारों को कर रहे हैं। विज्ञान वाले तो सुनना चाहते ही हैं या विज्ञान के अनुसार परिहास करना चाहते हैं। विज्ञान के अनुसार हमारा विचार को परिहास करना चाहते हैं या नहीं तो विज्ञान विचार को सुधारना चाहते हैं। ऐसा मैं मानो नहीं मानो, ऐसा दो ही ना विकल्प है, परिहास करो नहीं तो सुधारो। ठीक बात है। हमारा रंगनाथ जी को अपना सबका एक सहमत सम्मिलित ओपिनियन मान करके बात कर रहा है। ठीक है ये, ठीक है ये, बताइए। परम आदरणीय नागराज बाबा जी और उपस्थितों को इन्होंने डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी ने जो संक्षिप्त तौर में अतिशय स्पष्ट रूप में और बहुत अच्छी ढंग से जो बताई थी, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और इसके सिवाय अब ये जो तत्व और सिद्धांत है, इसमें जो हम जीवन विद्या शिक्षण में 2 दिन पहले देखा था कि प्राथमिक शाला के बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और फिर प्राथमिक शाला से लेकर यहाँ माध्यमिक शाला, फिर उसके आगे जाके डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे कई प्रकार की संस्था है। अब मुझे ये सवाल पूछना था कि जैसे आप बताए थे कि IIIT में, IIT खड़गपुर में, ऐसे कई संस्थाओं में इसका अमल हुआ है। इसके सिवाय जो कुछ भी आप जो सिद्धांत बताते हैं, ये जब हम प्राथमिक शाला के तो स्तर पर जाते हैं या माध्यमिक शाला के स्तर पर जाते हैं, ये क्लिष्ट नहीं होगा क्या? इसको उस लेवल पर लाने के लिए कैसा करना चाहिए? और ऐसे कोई हम श्रेणी लगा सकते हैं क्या जो अतिशय सुलभ रीति से और कुछ जीवन के जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं पैराबल, स्टोरी, कहानी के तौर पर ऐसे कोई डेवलप कर सकते हैं ताकि एक तो बच्चे आकर्षित हो सकते हैं और दूसरा इसका भी अध्ययन करने में क्लिष्टता लगे नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा क्लिष्टता महसूस हो रहा है और ऑब्जर्व करने में शायद प्रयास करने की आवश्यकता है। जय हो। कुछ निष्कर्ष निकला? बाबा जी, आप कहते हैं कि हम लोगों ने इसको प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाया, बड़े स्कूलों में भी पढ़ाया, कॉलेज में भी और आगे भी पढ़ाया, तो आपका ये कहना है कि यदि छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या वही सिद्धांत जो बड़ों को पढ़ा रहे हैं छोटों बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको कठिन नहीं होगा? एक प्रश्न है। दूसरी बात कि इसके साथ कोई कहानी जैसी चीजें बना के यदि पढ़ाते हैं तो उनको ग्रास्प करने में आसानी होगी, ज्यादा सरल लगेगा, इसके लिए कुछ आप बताइए। हमारे श्री साधु ये क्या ना संभव ये 3 व्यक्ति मिलकर के 5 कक्षा की किताबों को लिखे
लिख चुके, उसको हम छत्तीसगढ़ के राज्य शिक्षा संस्थान को अर्पित किया। उन लोगों ने करीब एक महीना उसके ऊपर पूरा 24 लोग दिमाग लगा करके उसमें बहुत खास परिवर्तन कर नहीं पाए। ये उनको इसीलिए दिया था, तो हम लोग भाषा का विशेषज्ञ नहीं है। आप राज्य शिक्षा संस्थान भाषा का बहुत विशेषज्ञ हैं, बाल्य भाषा को इसमें रीसेट कर पाते हैं, 5वीं अवस्था को पढ़ा गया, आशय यही रहेगा, ये कहा। वो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाए, नगण्य। ये इतनी बात कहना चाहता हूँ। ये उसका लिखा हुआ, एक आदमी यहाँ बैठा है, एक आदमी यहाँ बैठा है, तीसरा आदमी कानपुर में, ठीक है ना। अब आप बताओ कैसा लिख दिया, कैसा आपने कर दिया। उसके मूल में सिलेबस कितना पॉइंट से हम बनाया, आपके अनुसार बाली भाषा को आपने गढ़ा। उसमें यह माना गया है प्रथम कक्षा द्वितीय कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कविता विधि से एक पोयम विधि से ज्यादा बने मुखस्त कर पाते हैं, ऐसा माना गया। उसके बाद धीरे धीरे वो वाक्य विधि से, और उसके बाद जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, वाक्य विधि के बाद निबंध विधि से में ले जाएंगे। उसके बाद प्रबंध विधि से ले जाएंगे। प्रबंध तो हम लिख चुका। निबंध विधि को इन लोग बाली भाषा से, कविता से, सरल भाषा से लेकर के निबंध तक पहुंचने के लिए आप लोग पूरा प्रयत्न किया है। हमने खुद पढ़ा, हम संतुष्ट हैं उसमें। हाँ, अब आप बताओ कैसा आपने कर दिया, कितना पॉइंट आपने सिलेबस में पाया, देखो बताओ ना। पूरे बात को, पूरा दर्शन से आप लोगों ने 127 पॉइंट को सिलेबस के रूप में रखा है। आप लोग सब लोगों के लिए मिलेगा वो। मेरा नाम श्रीराम है, पुणे में रहता हूँ। वैसे मैं तमिलनाडु का हूँ, पहले से पुणे में रहता हूँ और लगभग 4-5 साल से जो मध्य दर्शन है इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और फिलहाल तो पुणे में एक IT कंपनी में काम करता हूँ मैं। तो बच्चों के लिए जो सिलेबस बना, मतलब उसके बारे में बात करने के पहले मैं कुछ कहना चाह रहा था जो पाठक जी कह रहे थे और आपने जो पूछा उसके संदर्भ में। मतलब मैं 5-10 मिनट लेट आया वैसे मीटिंग में, पर जो बात वो कह रहे थे, जो बेसिक फाउंडेशनल जो नॉलेज सिस्टम्स है ह्यूमन सिविलाइजेशन के, उसको बाबा जो बात कर रहे हैं है ना, ये उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा उसको लेकर उन्होंने बात रखी। इस पूरी बात को अगर देखें तो मुझे ऐसे दिखता है कि जो फाइंडिंग था वो बहुत ही बेसिक और मतलब फंडामेंटल लेवल पे था। उसकी जो इम्पैक्ट है वो बहुत वाइड रेंजिंग है ना। तो इम्पैक्ट देखें तो एक व्यक्ति के जीने से लेकर वो क्या चाहता है, क्या करता है, उसके जीने का क्या प्रयोजन है, क्या पर्पस है, उसको क्या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है, यहाँ से लेकर उसकी जो बिहेवियर है अदर ह्यूमन बीइंग्स के साथ, यहाँ से लेकर उसकी नेचर और सोसाइटी के साथ जो इंटरेक्शन है वहां तक जाती है। तो फ्रूट के रूप में देखा तो ये दिखता है कि एक आदमी ठीक से मानव बनकर जी पाए, ये फ्रूट है। उसका रूट अगर देखा तो नॉलेज के रूप में दिखता है वो, है ना। तो वो कंडेंस होते रहता है। मतलब आज भी अगर हम देखें तो जो भी हम पढ़ते हैं, मतलब बच्चों को जहां से सिखाते हैं, जैसे कि फिजिक्स सिखा रहे हैं आज, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म, उसके कलर के बारे में सिखाते हुए वहां से लेकर मतलब एडवांस क्लासेस में उस ऑब्जेक्ट के बेस में क्या है, मॉलिक्यूल है, एटम है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, वहां तक ले जाते हैं। एक सिमिलर एनालॉजी हम यहाँ भी देख सकते हैं। तो बच्चों के लिए जो लिखा गया है वो वहां से शुरू कर रहे हैं, है ना। जैसे कि बच्चे के साथ सीधे सीधे भाई कि आप कैसे हैं, कैसे जीते हैं, कहाँ जीते हैं, वहां से बात करते हुए इन चीजों के बारे में उस बच्चे का क्या समझ है अभी, है ना, और उसमें मतलब सही क्या है, इस बात को बताने का प्रयास किया है।
तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक अगर देखें तो जो भी टॉपिक्स कवर करनी थी वो 122 टॉपिक्स थी, जो लगभग पूरे जो मध्य दर्शन की जो बात है वो 122 पॉइंट्स में आ जाते हैं। तो ये पॉइंट्स वैसे इन पॉइंट्स पर तो कई सारे लोगों ने काम किया, साधन भैया ने भी काम किया और बाद में उसको बाबा ने भी मतलब वेरीफाई किया था। उसके बेसिस पे हर एक क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर सकते हैं इसको पहले चुना, ठीक। फिर क्लास 1 से क्लास 5 तक उस टॉपिक के कितने डिटेल तक हमको जाना है और कैसे जाना है इसको भी तय किया। अभी आगे बचता है क्लास 6 टू क्लास 10 की बात। अभी क्लास 11 क्लास 12 अगर बच्चा पहुंच जाता है एंड इफ ही हैज डन 10 years of education based on this, right, और 10 years of education in which this was also included, तो क्लास 11 क्लास 12 तक पहुंचते पहुंचते उसके स्वयं में ये मतलब क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा आ जाती है आगे की बातों को समझने के लिए। इनफैक्ट जो 7 दिवसीय जो शिविर होता है वो भी लगभग फ्रूट से लेकर जो पूरे चीज की ओवरव्यू है उससे लेकर धीरे धीरे जो आगे हम मतलब जो 7 दिवसीय शिविर होता है इनिशियली उसको परिचय शिविर कहते हैं, उसके कुछ समय बाद जो है जो लोग आगे उसमें और डिटेल में जाना चाहते हैं एक अध्ययन शिविर बोलकर भी चलाते हैं जिसमें और ज्यादा गहराई में जाने की बात होती है, ठीक है। तो मतलब टू सम इट अप जो इसकी जो इम्पैक्ट एरिया है ना उसको लेकर अगर देखेंगे तो बहुत सारी पॉइंट्स आती है, राइट। एज यू गो डीपर देयर इज लेस टू अंडरस्टैंड बट यू अंडरस्टैंड मोर। That's the way it works, right? I mean, even today, to take an example, if you look at all the objects in this room, and if you were to count the colors, right, you can count many colors. If you categorize the objects, you'll find that they're all, physical or liquid in nature, material or liquid. If you categorize it further, we can say it's all matter. So the moment you understand everything is matter, you are actually understanding less. I mean, what needs to be understood is less, but you understand more about that object than just the color of it. So it's a similar. तो यहाँ पर भी it's a similar thing. तो that's the way the class 1 to class 5 और अभी तो उसको सहायक वाचन के रूप में लिखा गया है। फंडामेंटल जो टेनेट्स हैं एजुकेशन की, चाहे वो फिजिक्स में हो केमिस्ट्री में हो, इनके बारे में तो काम अभी शेष है, बाकी साधन भैया बताएंगे उसमें और जो है। ये संक्षिप्त रूप में आपने सुना तो दर्शन से विचार से शास्त्रों से आप लोग ने 127 बिंदुओं को सिलेबस के रूप में प्राप्त किए। उसमें से पहले कक्षा में जितना पढ़ाना है वो निर्णय किया है और द्वितीय कक्षा में कितना पढ़ाना है वो निर्णय किया है। उन निर्णयों के आधार पर पुस्तिकाओं का आकार दिया है, ठीक है ना। भाषा के रूप में हर यूनिवर्सिटी अपने ढंग से सोच सकता है, भाषा के रूप में विकसित करने का अधिकार हर संस्था की रहेगी, किंतु वस्तु वही होगा यदि आदमी बनाना हो तो, आदमियत को देना हो तो, जानवर नहीं बनाना हो तो। ये सिद्धांत को हर संस्था के हर जिम्मेदार व्यक्ति सोच सकता है, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये बात हो गई एक बात। इसके पहले और एक बात आपको बताना चाहेंगे, इससे एक अर्ली क्लासेस की बात हुई। अर्ली क्लासेस के पहले की बात एक आपके सम्मुख एक फ्लैश कराना चाह रहा हूं, अनुमति हो। ये है वहां के रायपुर के जो केंद्र है उसका नाम है अचोटी। उस अचोटी के 2 किलोमीटर दूर पर एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है मुरमुंडा। मुरमुंडा का मतलब है घास जहां नहीं होता है। सुन लिया। ऐसे जगह में एक छोटा सा गांव, उस गांव में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल भी होगा शायद, मिडिल स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है। अभी सुनते हैं कॉलेज भी होगा लड़कियों का, ऐसा भी सुनते हैं, ठीक है ना। अभी प्राइमरी स्कूल की बात कह रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में हमारे अंजनी भाई यहाँ बैठे हैं, उनके श्रीमती जी उस स्कूल में जाती, अभी भी जाती। तो जाने का विधि क्या बनाई है,
वो क्लास के समय से प्रार्थना से पहले 1 घंटा पहले ये जाती है। बच्चे इनको ताकते बैठे रहते हैं। पहला मॉडल क्या सुना? इसको अच्छे मन से सुनने की आवश्यकता, अनसुनी करने से पल्ले नहीं पड़ेगा। अच्छे मन से ही सुनना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या पता है, ये प्रार्थना के 1 घंटा पहले जाती है। जिनको वहां के प्राइमरी स्कूल के 5 कक्षा के बच्चे हैं, वो सब इंतजार करते रहते। ये स्थिति, ठीक है। वो ये तो जाती है, ये जो कहा पाई है उसका परिणाम के बारे में कहिए। वो तो बड़ा कथा हो गए, तो छोटे कथा बना देते हैं। तो उनके एडीए नाम के एक ऑफिसर होता है, स्कूल में ही विजिट करता है। तो वो एडीए जो है ना, तुम क्या करते हो घर में? ऐसा कुछ घर में हम न्याय करते हैं। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं है। उनका वाइवा हमारा हो चुकी है। क्या सुना? बच्चे क्या बोले? ये जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो चीज नहीं है उसका नाम लिया, ठीक है। उन्होंने बोला किसके साथ करते हैं? और हमारे भाई के साथ करते हैं, बहन के साथ करते हैं, मित्रों के साथ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सबके साथ क्यों नहीं करते हो? ये दिए कुछ हम अभी सीखे नहीं है। तुमको सीखना हो तो अचौटी चले जाओ, ठीक है, समझ में आ गए? अच्छा, उसके बाद वो एडीए क्या करता? वो निरीह आदमी, क्या सुन रहे हो? क्या नाम दिया हमने? वो निरीह आदमी बच्चों को कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी समझा पाया। वो आदमी अपने डिस्ट्रिक्ट हेड से बात किया। उनको संकट हुआ तबे तो किया होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हेड ने कहा ये विचार हुआ कलेक्टर को बताना चाहिए। कलेक्टर को उन्होंने बताया। कलेक्टर जो है ना, एक दिन वो स्कूल को विजिट किया, ठीक है। विजिट किया तो पुनः बच्चों से बात किया। बच्चे पुनः वो तो वही दोहराए तीनों बात। तो हमारे भाई के साथ, बहन के साथ, मित्रों के साथ नहीं करते। उन्होंने कहा सबके साथ क्यों नहीं करते? कहा कि हम अभी सीखे नहीं है, तुमको सीखना हो तो चोटी जाओगे। किसको? कलेक्टर, ठीक है। 1 घंटा उन्होंने बच्चों के साथ रहे। कलेक्टर जो जाता है स्कूल के पास, प्राइमरी स्कूल के पास, वो सड़क में गाड़ी में बैठा रहता है कि वो किताब में साइन करके जाता है, ठीक। ये एक्शन वहां हो, आपको एक सूचना के रूप में कह रहे हैं, और कोई इससे महत्वपूर्ण बात है ऐसा मैं नहीं मान रहा हूं, किंतु मुखरण के बारे में आपको सूचना नहीं। बच्चों में मुखरण, इसके पहले इसी बात को, इसमें उत्तर प्रदेश में गोविंदपुर नाम की जगह है, उस जगह में भी इसी प्रकार की मुखरण देखा गया, ठीक है। अभी जो है ना, पहले कक्षा से 12वीं कक्षा तक कैसा होता है उसको देखने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। अभी 5 कक्षा की किताब के बारे में जिक्र हो चुके, और 5 कक्षा के आप लोगों ने तैयार करने के लिए कटिबद्ध है। क्या कहा? बताओ, कटिबद्ध हो के नहीं हो बता देना। उसमें से एक मेंबर ही है 3 में से। कहाँ गए? हाँ, ये तो बैठे हैं, हम उधर देखिए, गड़बड़ी तो ये हो गई। हाँ, कटिबद्ध है कि नहीं बता दे। सभा, ये सभा में जो कुछ भी बात किया जा रहा है, मेरे अनुसार मैं तो वैसे ही करूंगा जैसा कहा था। मेरे साथ में जो कोई भी आदमी है वो जो कहता है वैसे ही करेगा, मेरा विश्वास। वो कहूं कि नहीं कहूं? कहूं कि नहीं कहूं? कहूं कि नहीं कहूं? 3 व्यक्ति से पूछवा, ठीक है। ये आवश्यक है कि नहीं? जैसा कहते हैं वैसा करना जरूरी है कि नहीं? पहले बात यही होगा कि दूसरा बात होगा? ये बच्चे यदि कहने के अनुसार करते हैं
उनमें चरित्र निर्माण होगा, इसको विश्वास किया जा सकता है कि नहीं? पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पूछा, उसके बाद बुद्ध विहार वालों को पूछा, उसके बाद तीसरा क्या था, कौन संस्था है? भारतीय संस्कृति पीठम। हाँ, भारतीय संस्कृति पीठम के जो पूछ रहा हूँ, क्या वचन के आप कार्य करने वाले क्या वचन के अनुसार कार्य कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, जी पा रहे हैं? आप पूछ रहा हूँ तीनों से। भारतीय संस्कृति के अनुसार तो यथाचित्तम तथा वाचो यथावाचो तथा क्रिया, ये तो पुरातन काल से चालू है। उसमें भारतीय संस्कृति के हिसाब से जैसा चित्त है वैसा बोलना है, जैसा बोलना है वैसा करना है, पहले से है। जीना आता है कि नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो छोड़ दिया, वो बोलना आता ही है। जीना सबको बोलने में हम देखो, बोलने में भारतीय संस्कृति के बारे में हमसे ज्यादा आप बोल नहीं सकते। धरती पर जितना भारतीय होंगे वो कोई भी इससे ज्यादा बोल नहीं सकता, वो बोल चुका हूं, वो हम कर चुके, उपदेश भाषण दोनों विधि से। और जो है ना, जो उसका शोध करने पर हमको संतुष्टि नहीं हुआ, उसके बाद ये सब बातें निकली। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखिए, मेरा भी एक हैसियत है, उस हैसियत को भी ध्यान में रख करके बात करें। बात करने तक तो हमको शंका नहीं है, किंतु अब जीने के बारे में हम पूछ रहे, वैसे जैसा कहते हैं वैसा जीते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं, जीते हैं कि नहीं, कितने लोग इसमें सत्यापित कर पाते हैं? हम ये उसको जानना चाहें। ये गलत है तो उसको वापस कर लूंगा, ये गलत नहीं है तो उसके सत्यापित हो जाए। हमारा दावा, हमारा पूछना, यदि गलत मानते हो आप अपने क्या नाम, रंगनाथन सर, हाँ, आपको यदि लगता है ये गलत, हम मान लेते हैं वापस। आप जो पूछ रहे हो बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, और सत्यापित कराइए इन तीन संस्था से। संस्था में यदि कोई है, वो इसकी जरूरत है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं? इसकी बिल्कुल जरूरत है। और भगवान बुद्ध जी ने भी आचरण के ऊपर ही बहुत जोर दिया है। आचरण में लाना चाहिए, जीना चाहिए, जो बताते हैं उसी तरह ऐसा ही होना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने भी इस बात पर बहुत जोर दिया है कि सब आचरण में उतरे, जीने में आए। ठीक है ना भाई, वो तो हम बता दिया, भाषण देना हम भी जानता हूँ, अपन जी रहे हैं कि नहीं वो नहीं बात। हम जो कहता हूँ वैसे उसमें हम पारंगत हूँ, प्रमाण हूँ, जी रहा हूँ। ये 10 बार 20 बार 50 बार आपको आपके सम्मुख का, उसके बाद एक बार पूछ रहा हूँ, आप जो कहते हो उसके अनुसार जी रहे हैं कि नहीं? भारतीय संस्कृति के पहले हो जाए, पहले शोध वहीं हो जाए, इसी प्रांगण में। उसके बाद बाकी के बारे में बात किया जाए। हमारा भी ऐसे ही उचित लगता है, ठीक है? बाबा जी रहे हैं ऐसा कहते हैं। हाँ? जी रहे हैं तो आप जो है ना, नर नारी का समानता का बिंदु कहाँ पहुंचा, कहाँ पहचाने? नर नारी में समानता का बिंदु कहाँ, कैसा पहचाना है उसको बता दीजिए, सबको प्रेरणा होगी। जरूरत है कि नहीं, इनसे पूछो, वो जरूरत है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं, आपसे पूछ रहा। नर नारी में समानता का बिंदु जरूरत है कि नहीं है? हाँ, उनके बगल वाले से पूछ लीजिए, बिल्कुल जरूरत, उनके बगल वाले से बताए, आप बताए। उसके बना हम जी रहा हूं, कैसा बनेगा? बनता है? हाँ। इसके बिना, नर नारियों में समानता का बिंदु पहचाने बिना हम जी रहा हूं, बनता है? कहाँ चले गए? सुनीता, ठीक से करो।
पापा पूछ रहे हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच में समानता का क्या आधार है, जिसके आधार पर हम जैसा कहते हैं वैसा जी रहे हैं, इसका प्रमाण प्रस्तुत हो। वो किस आधार पर आप इस बात को प्रस्तुत करोगी, वो बता। स्त्री और पुरुष दोनों मानव हैं। मानव धर्म जो है, जो मानवता है, वो उनमें समान है। तो उस हिसाब से दोनों में समानता होनी चाहिए और ये बिल्कुल सही है। स्त्री और पुरुष दोनों मानव हैं, दोनों में मानवता है, इसलिए किस आधार पर? हिंदू विचार से पाए, वेद विचार से पाए, उपनिषद विचार से पाए, वेदांत से पाए। बाबा बुद्ध विचार के हैं। बुद्ध विचार में कहाँ है? लाओ, कहाँ लिखा हुआ है? ले आओ। बुद्ध विचार में देखो इसको मेजरी नहीं बनाई है। ये जो सुनीता से, पाठक से सुन करके मिलाने की कोशिश ना करिए। बुद्ध विचार से जो होता है उसी को बताइए। वेद विचार से उपनिषद, वेदांत, ये हमारा हिंदू धर्म का आर्षेय ग्रंथ। इन ग्रंथों के आधार पर बताइए। हम इसको छान चुका। आप ऐसे आदमी के सामने बैठे हो, इसका चिंदी चिंदी हम देख चुका हूं, चाट के देखा है। बताइए किस में लिखा है नर नारी की समानता की बात? हमारे वेदों में तो और उपनिषद समय में तो स्त्रियों को प्रतिष्ठा थी, समानता थी। जैसे सभा में, सम्मेलन में स्त्रियां भी पुरुषों के साथ में हिस्सा लेती थी और वाद विवाद चर्चा प्रस्तुत करती थी। फिर बौद्ध दर्शन में तो भगवान बुद्ध जी शुरू में स्त्रियों को अपने संग में लेने के लिए कुछ तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में जैसे उनके जो शिष्य थे आनंद जी, उन्होंने जब भी उनसे मिन्नतें की और समझाया कि स्त्रियां भी कैसे निपान की हकदार है, तो उन्होंने भिक्खुनी संघ की भी स्थापना की। तो बौद्ध दर्शन में भी, भगवान बौद्ध वाङ्मय में भी स्त्रियां और पुरुष दोनों में समानता से व्यवहार किया गया है, ऐसा दिख रहा है। इन्होंने दो बात कहा कि वेद युग में ऋषियों के साथ जो महिलाएं भी बैठती थी सभाओं में, और सभाओं में वो कह सकती थी, बातचीत कर सकती थी, उनकी मान्यता थी। वो एक अलग चीज है बातचीत करना। समानता का बिंदु पूछ रहा हूँ। समानता का बिंदु देखिए कर्मकांड में ये लिखा है, पत्नी के बिना कोई आदमी यज्ञ नहीं करता। ये लिखा है, पत्नी के बिना विधुर आदमी यज्ञ नहीं कर सकता। इसके जो है ना, इसमें प्रमाण में ये बताया गया है। तो जब इसको रावण से रामेश्वरम का शिवलिंग जब स्थापित होना पड़ा, उस समय में रावण के कब्जे में सीता थी। रावण स्वयं उनको आचार्य बनाया राम। तब वो रावण सीता को ले आकर के उनके बगल में बैठाया, यज्ञ कराया, प्रतिष्ठा कराया, उसके बाद सीता को लेके चल दी। ये लिखा हुआ है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मैं पढ़ा। बताइए, ये सब सम्मान की बात बहुत लिखा है, समानता की बात कहाँ लिखा? समानता की बात ये है कि दोनों में जो ब्रह्म है वो सब में है। इस जो कहा गया है आसंभव पर्यंतम, जो तृणवैदिक ब्रह्म है, इसलिए समानता उपनिषदों में सिर्फ नर नारी में नहीं कही है, सभी जगह ब्रह्मा ये कह के वहाँ समानता की बात की है। और मुझे एक बात भी करनी है, जो बिल्कुल पहले पाठक जी ने कहा कि मूल रूप से मनुष्य अपराधी पैदा होता है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये तो क्रिश्चियन विचार है। मनुष्य हमारे वेदों की परंपरा के अनुसार अमृत से पुत्र आनो, ये जो पहले ही कहा है, श्रवंतो विश्व अमृत से पुत्र, सब अमृतत्व के
अमृतत्व से परिपूर्ण ऐसे ही पैदा होते। और आप जब जो पशु चेतना के बारे में हमेशा बात हो रही है पहले दिन से, वो तो आहार निद्रा भय मैथुन जो कहा जाता है, वो तो एक सर्वसामान्य सुभाषित है कि आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में पशु नारायण धर्मो ही तेषां अधिको विशेषो। इसलिए धर्म चेतना, जो धर्म मानव धर्म हो या कुछ और धर्म आप उसको आप नाम दे सकते हैं, तो वो धर्म पशु से मनुष्य को अलग करता है। ये बात अपने यहाँ बार बार सिर्फ कभी नहीं गई है। भगवान कृष्ण ने दैवी संपद आसुरी संपद इसके उसका भेद किया है। और हर कोई व्यक्ति उसकी मर्यादा कम हो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मैं पशु चेतना में रहूं, ये कोई चाहता नहीं है। हालांकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये अच्छा है या मैं अच्छी हूँ कि नहीं, ऐसा आप निश्चित रूप से पूछेंगे तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि विकास की कोई एक मर्यादा हमारे ऋषि परंपरा में कहीं नहीं गई है, क्योंकि मुक्ति का अंतिम तत्व है। और कठोपनिषद में कहा गया है कि ये हर एक के बस की बात नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ बाद में जुड़ा गया, पहले सिर्फ त्रिवर्ग ही था। इसलिए हम ऐसा अगर कोई भी प्रश्न का हाँ या ना में उत्तर देना, ये तो पाश्चात्य शिक्षा है। इसलिए हाँ या ना, हाँ भी और ना भी, ये तीसरी कोटि हमारे दर्शनों में मान्य है, वो ही भारतीय दर्शनों की विशेषता मानी है। पहले मैं एक स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ। मेरे नाम का उल्लेख इन्होंने आपसे कुछ पूछा है, पहले उसका जवाब देंगे। वो क्या पूछा पहले समझ रहा हूँ। बाबा ये कहे हैं कि जो मतलब है जीव चेतना, मतलब आपने ये कहा कि मनुष्य जन्म से अपराधी होता है, ये बात आपने कहा था। ये डार्विन के आंसर, मिस ये हो गया। मैंने एक डार्विन के अनुसार, पूरी दुनिया का जो एजुकेशन, डार्विन के अनुसार जन्म से बच्चे कामी होते हैं, लिखे हैं, जो पढ़े हुए सब तो पढ़ करके ही निकले हैं। ये जो शिक्षण संस्थान से जो बताया जाता है डार्विन का, फ्रेडियन का जो मनोविज्ञान को पढ़ाया जाता है, उसमें पहले यही पढ़ाया जाता है। हाँ, आगे बताओ। मैंने कहा विचार आधार पर यहाँ पर आदर्शवाद की बात नहीं कर रहा, भौतिकवादी विचार के आधार पर यदि आप जुडिस्प्रेस के मूल सिद्धांतों को देखेंगे, उसमें मानव अपराधी पैदा होता है, राज्य उसको नियंत्रित करता है। यहाँ से राज्य की आवश्यकता के सिद्धांत दिखते हैं, न्याय के सिद्धांत जो है पश्चिम में भौतिकवादी विचार में दिखते हैं। इसकी बात है। दूसरी बात है कि यदि हम आदर्शवादी विचार को भी समीक्षित करते हैं तो पता लगता है आदमी पापी होता है, धर्म उसको तारता है। ठीक, इसमें एक कृपा करें, अपना यदि सार निकालना, नेगेटिव के ओर जाया ना जाए, पॉजिटिव के ओर सब ध्यान दिया जाए, हम जल्दी ठोर में पहुंच जाएंगे। हमारा प्रार्थना ठीक है, गलत? एक बार आप बता दें। मेरे संदर्भ में जो बात है कि उसका आपने एक और बात बोला कि स्त्री पुरुष दोनों में ब्रह्म है, ये कहा, साथ में ये भी कहा कि यहाँ तक कहा गया है कि वो घास में भी ब्रह्म है। क्या? घास में भी, तृण में भी, पेड़ में भी, पत्थर में भी ब्रह्म कहें, ब्रह्म ही बोला। अब मनुष्य भी पत्थर के समान हुआ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसका उत्तर पर्याप्त है ना? मनुष्य पत्थर के समान नहीं होता, क्योंकि एक उसका विकास क्रम बताया गया है। पत्थर में भी है, लेकिन उसमें चेतना का प्रमाण कम है, इसलिए हम उसको अचेतन। पत्थर में कैसा है, मानव में कैसा है, उसको बताओ। मानव में चेतना रहती है और बुद्धि है। बुद्धि सब समान है ना? पत्थर में भी समान, मानव में भी समान है ना? नहीं नहीं बाबा, हाँ, मानव में बुद्धि होती है और उसमें बुद्धि नहीं होती। क्या मतलब हुआ? उसका मतलब को क्या आज के स्थिति में आप समझाने योग्य हैं?
आज के स्थिति में आप समझाने योग्य हैं। आपके सामने क्वांटम फिजिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्रोबेबिलिटी सिद्धांत, तीन आपके सामने पहाड़ खड़ा है। उसके सामने आप इसको कन्विंस करने योग्य हैं? मुझे विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं होगा तो अध्यवसायिक कैसा होगा? नहीं, यानी शास्त्र जो विज्ञान शास्त्र जो है उसके आधार पर मैं उत्तर नहीं दे सकते, ऐसा मैं वो मेरी मर्यादा है। क्या है? आपको बाबा विज्ञान शास्त्र के बारे में गहरी जानकारी नहीं है, इसलिए उस आधार पे बता दिया बाबा। 3 ये हिमालय है। बम्बई में 2 हिमालय, बम्बई में 2 हिमालय है। एक अपराध करने वाला है, अपराध को रोकने वाला। सुमैया जी से हमारा बातचीत हो चुकी और सुमैया जी को अपराध को रोकने वाले में से एक अच्छे जवान है ऐसा मान के पहचाना। गलत है? गलत है आप लोगों की दृष्टि से? सही है? सही है कि गलत है? सही है। इतनी बात। उसके पक्ष में हम बात कर रहे हैं। अभी जो सर्वप्रथम स्त्री मानव परंपरा में महिला और पुरुष का समानता की बिंदु पहचानना जरूरी। नंबर 1। उसके बाद न्याय को पहचानना बनता है, उसके बाद समाधान को पहचानना बनता है, उसके बाद सत्य को पहचानना बनता है। सीक्वेंस ऐसा बना। ये समानता को पहचाने बिना न्याय कैसा पहचाना जाए, आप ही बताओ। गीता में यह लिखा है, गीता को प्रस्थानत्रयी में पहचाना है। पढ़ी हो ना? पढ़ी। तो उसमें लिखा है माहि पार्थ, कृष्ण का भाषा में लिखा है, व्यास ने लिखा है। तो उसमें लिखा है माहि पार्थ व्यपाश्रित्य योपिस्यु पापयो ने है स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रो ते पियांति परायण। हमको जो आश्रय किया रहता है उसमें ये सबको पापियों ने बताया। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्त राजर्षेष तथा, इनके तो अधिकार में ले गए हो। बात बता क्या मतलब है बाबा इसका? अच्छा बाबा श्लोक का क्या मतलब है, हम लोग नहीं समझ पाए। जो कुछ भी जो संसार में है ना, जो कुछ भी तबका पापी होने के रूप में है, उसमें से जो स्त्री वैश्य शूद्र भी हमारा आश्रय में रहकर तर सकते, ये कहा। ठीक है ना? ठीक समझ में आता? ये ठीक है ना? आप पढ़े हो, ये ठीक हुआ कि नहीं? श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, लेकिन उसका संदर्भ कुछ अलग है। उसने ऐसा क्यों कहा? इसका संदर्भ बहुत अलग है। एक अलग संदर्भ में इस बात को कहा। ठीक है, अलग संदर्भ रहे, कहा तो है। इतने तो बात, इतने को अपन कहा जाए। और कहाँ कहा है? और कहीं तो स्त्रियों के जो वेदाधिकार नहीं है, इस बात की प्रचलन रहा। वेद में कहीं लिखा नहीं है। मैं वेद को पूरा पढ़ा हुआ एक व्यक्ति में से बैठा हूँ। वेद में कहा नहीं, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि कृष्ण ने ये संदर्भ में कहा। जैसा मनुस्मृति में भी बार बार ऐसे स्त्रियों के ऊपर अनुकूल और प्रतिकूल विचार है, ये क्यों उनको पापियों ने क्यों कहा? वो कृष्ण को ऐसे कहने का विचार भी नहीं था, लेकिन जब समाज में इधर ऐसे विचारधारा प्रस्तुत हुई कि स्त्रियों के लिए मुक्ति का अधिकार नहीं है, तो इसलिए उनको कोई मार्ग नहीं है क्या? ऐसा प्रश्न सामान्य लोगों के मन में आएगा। इसलिए कृष्ण ने कहा कि मुक्ति मार्ग से उनको मुक्ति मिल सकती है। ये कृष्ण वो तो हो गया, वो तो बात हम पहले से कह दिया। वो गीता में जो लिखा है वो बता दिया। वेद में जो है ना, वेदाधिकार नहीं है, वेदज्ञों ने कहते आया। वेद में जो कहीं भी देखा गया तो वेद में कहीं लिखा नहीं है नारी को वेदाधिकार नहीं। ये ठीक हो गए, यहाँ तक तो ठीक हो गए। अब उसके बाद जो है ना, ये सुनीता बैठी है, ये इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान दी है। सारा विचारधारा क्या क्या बोला है, हम क्या बोले हैं, उसके बारे में कभी इच्छा हो तो आप लोग कम से कम
नारियां एक बार मिल करके एक अच्छी तरह से गोष्ठी करें। हमारा इच्छा ही है जो जितने भी शिक्षा में लगे हुए नारियां हैं वे सुनीता के पास बैठ करके एक बार गोष्ठी करें। ये ज्यादा सुगम होगा, अपन हजम करने में सुगम होगा। कहीं ना कहीं हजम तो करना ही पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? वेद विचार तो गुजरा है ना धरती पर, धरती के छाती में वेद विचार गुजरा है कि नहीं गुजरा? गुजरा है। उस परंपरा की मैं हूँ, उस परंपरा की मैं हूँ। नहीं, मैं ये विधान उसके पहले करना चाहती हूँ कि वेद का अध्ययन करने का स्त्रियों को अधिकार नहीं है, ऐसी बात नहीं थी। जब तक उनका उपनयन होता था तब तक अधिकार था। जब गोविल गुरुए सूत्र में भी कहा है कि स्त्रियों का उपनयन कब तक होता था, जब उनका उपनयन होना जब शांत हुआ तब से ये हम लोग कहने लगे कि उनको वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। अन्यथा वेदों में कई सूत्र है जो स्त्रियों ने खुद रचे लिखे हैं और उनकी काफी प्रशंसा भी। यहाँ तक कि भगवती के जो नाटक है उत्तरांचरित, वहाँ जो आत्रेय है वो खुद को ब्रह्मवादिनी कहलाती है और उसके बारे में वो कहती है कि अभी मुझे गुरु नहीं मिल रहा। तो हमने अगर हम कोई ऐसा विचार, क्योंकि मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि जो बाकी लोग हैं जो वेदों से या परंपरा से परिचित नहीं है, उनके सामने कोई एक विधान ऐसा आता है तो उसकी पुष्टि और या उसका अच्छा, क्योंकि बाहर के धर्म के लोग तो बैठे ही है टीका करने के लिए, तो स्त्रियों के बारे में यहाँ हिंदू धर्म में ऐसा है वैसा, तो हमने वो विचार, हमारी दृष्टिकोण पूरा सजग होना चाहिए। ऐसे मेरा कहना है। उनसे बातचीत करने में हमें तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जो मनुस्मृति में कहा है कि स्त्रियां अशुद्ध नहीं है, वहाँ ये भी कहा गया है। आजकल हम इतना चाइल्ड अब्यूज के बारे में करते हैं, वहाँ ये कहा है कि किसी भी स्त्रिया के ऊपर अत्याचार हुआ तो मासिक धर्म के बाद वो पवित्र मानी जाए। ये मनुस्मृति में कहा है, ये किसी को पता नहीं है। अब आपका ये कहना है कि जब से स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया उसके बाद स्त्रियों को वेदों का अधिकार भी बंद हो गया, इसलिए वो प्रचलित हो गया कि स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं। ठीक है ना, कुछ भी कह ले, उपनयन वेद कर्म कांडों में वे कई जो लिखा हुआ अभी तक योग वासिष्ठ में और विधि से जितने भी कर्मकांड लिखा है उसमें इसका उदाहरण नहीं है। कर्मकांड पूरा 16 प्रकार की संस्कार का कर्मकांड को हम पढ़े, वो 4-5 विधियों को हम पढ़े, और कौन विधि में आपने पढ़ लिया उसको बता दीजिए, किसके विधि में पढ़ लिया वो बता दो। नारियों का उपनयन विधि थी, नारियों का उपनयन विधि थी, इस बात को आपने कहाँ पढ़ा, किस विधि में पढ़ा? गोविल क्रिया सूत्र में है, और गोविल क्रिया सूत्र में आपको इसका प्रमाण मिलेगा। आप इसके बाद अगर संस्कृति पीठ में आते हैं तो लाइब्रेरी में गोविल क्रिया सूत्र होगा, अगर नहीं हो तो मेरे घर में है। 3 o'clock we discuss, तो let's continue। और इतना यहाँ तक ये है स्त्रियों के बारे में, जो सती की जो परंपरा है उसको सभी धर्म ऐसा करते हैं कि हमारे वेदों में आधार है, लेकिन जिस वेद मंत्र के आधार से सती की परंपरा लोगों ने जताई, वो वेद मंत्र का सिर्फ अर्थ इतना है, शब्दशः अर्थ मैं बताती हूँ कि हे नारी, आज तक तुमने अपने पति को सुख दुख में साथ दिया, अभी चिता पर से उठो और यहाँ जो है, जो लोग मिले हुए हैं उनमें से किसी एक का चयन करो। यह मंत्र है, उसका अर्थ शब्दशः अर्थ ये है, लेकिन लोग संस्कृत नहीं जानते थे और वैदिक संस्कृत जानना सर्वसामान्य लोगों की बस की बात नहीं थी, इसलिए वो मंत्र का आधार लेके हम लोगों ने सती की परंपरा जताई। इसलिए स्त्रियों के बारे में वेदों में उनको ये अधिकार नहीं, ये कहा है, मूल वेद पढ़ना चाहिए और फिर बाद में ये सब विधान बाकी लोगों के लिए मैं कर रही हूँ, मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ। ठीक, ये सारा मूल चिंतन, मूल अध्ययन पक्का होने के लिए हो सकता है। बाबा, जो स्त्रियों को सती होने की बात है वो भी जो है वेद में जरूर एक मंत्र है, उसका गलत इंटरप्रिटेशन के कारण हुआ है। वो सतीत्व के बारे में हम आपको समझाएंगे। उसको सती के बारे में जो रूढ़ियां हैं, रूढ़ी क्या चीज है भाई? पति मरने के बाद कोई ना कोई
माने हम हमारा विचार जो है न विचलित न होने के लिए सती होने की बात आई, और क्यों नहीं संसार की दुष्टता को लेकर के वो वहां से शुरू हुई। उसके बारे में बाद में समझाया जाए। अभी रूढ़ियों को त्याग करके डॉक्यूमेंट्री विधि में अपन थोड़ा सा प्रवेश करें, ना कि रूढ़ियों को लेकर के बात कम किया जाए। ठीक है, ये उचित है अनुचित है? रंगनाथ संस्वामी आप बता, ये उचित होगा तो उसको ऐसा कंट्रोल किया जाए, अपन कुछ निष्कर्ष में पहुंचे। कहने के मतलब, हमारा कहने के मतलब और कुछ नहीं है। दादा आपका भी ऐसा ही कहना है कि डॉक्यूमेंट में जो लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन दूसरा हो गया। वो ठीक है, डॉक्यूमेंट का इंटरप्रिटेशन आप जो है ना आप भी अपने मन की करोगे, उसको कौन मानेगा? इंटरप्रिटेशन तो 1000 हो चुका। उसी आधार पर मैं वेद ऋचा के अनुसार हमारे बात को कहना बंद किया हूं। हमारे पास वेदों में ऐसा 400 ऋचाएं हैं जिसके द्वारा हम हमारे बात जो आपके पास पहुंचा रहे हैं उसको पूरा 400 ऋचाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता। हम स्वयं हमारे अधिकार में रखा हुआ है, हमारा स्वयं के अधिकार में रखा है। इससे ज्यादा क्या बता दूं? तो ऐसा करने में क्या समस्या है? ऐसे करने में क्या समस्या है? फर्क क्या है? एक व्याख्या होगी इसका ऋचा का, ना कि ऋचाएं इसके पहले 10 हो चुकी है, 11वें व्याख्या होगी। व्याख्या मूल वस्तु नहीं है, सूत्र मूल वस्तु। क्या सुना? ऋचा मूल वस्तु हो जाए, इस आधार पर उसको त्याग दिया हमने। ठीक है, ये सब बातें हो चुकी है। अभी आपके अवगाहन में ये डालना चाहते हैं, अपने को ये बिंदु को पहचानना ही होगा नर नारी की समानता का। तब से अपन वहीं से शुरू होता है न्याय। यदि न्याय शुरू होता है समाधान आता है, समाधान आता है तो उसके बाद सत्य आता है, सत्य आता है तो ये तीनों आने के बाद व्यवस्था आता है। ये तीनों समझदारी की वस्तु, हर व्यक्ति हर नर नारी के समझदारी में आना चाहिए, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। किताबें में लिखना कोई पर्याप्त नहीं है। हर नर नारी में कैसा आएगी? अध्यवसायिक विधि से आएगी, अध्ययन विधि से आएगी, दूसरा कोई विधि नहीं है। अध्ययन कौन करता है? मनुष्य। समझाता कौन है? कौन करता है? मनुष्य। अभी कहाँ पहुंचे हैं? टेलीविजन समझाएगा और विद्यार्थियां समझेंगे, यहां हम पहुंचे। ये भी याद रखिए। अभी क्या करना चाहिए अपने को सोच के तय करना है। मिशन समझाता है, आदमी समझाता है, या मिशन समझना, मिशन समझने की पश्चात मिशन को समझाने वाली बातें सिखाया जाएगा। आदमी समझने वाली बात कहाँ रहेगा? मिशन से हम समझते हैं कुछ भी, मिशन को समझाने वाली बात हम सीखेंगे। मिशन ये सब कुछ करता है, मिशन को काम करने की सिखाने में हम लग जाएंगे। मशीन है एक्चुअली बाबा जी के उच्चारण में मशीन को मशीन को हम यदि मान लेते हैं जीने का वस्तु है, मनुष्य जीने का वस्तु है क्या जीवन? मनुष्य मिशन। पहला प्रश्न है, ये बैठा है एक टेक्नीशियन, एक बैठा है एक टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन यहाँ बैठे ही होंगे मेरे। क्या कहना? मिशन को सीखना सिखाना, क्या ये जीना हुआ? मिशन से सीखना, मिशन को सिखाना, ये जीना हो सकता है? क्या कर ये विद्वान क्या कर रहे हैं? सुंदर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। प्रिंसिपल है स्कूल का, कुछ कहेंगे? सवाल पूछ रहे हैं। बच्चों के लिए हमने जो नया विज्ञान की शोध जो हमने लगाई है, वो जो हम फैलाना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं मानव जगत में, यह जो हमने मूल तत्व का कुछ निर्माण किया है आपने, यह बच्चों के पास पहुंचाने में हमने जो किताबें निर्माण की हुई, उस किताबों को बच्चों तक हम किस रूप में पहुंचाना चाहते हैं,
या पुराने हमें गुरुकुल पद्धति को अवलंबन करते हुए इस शिक्षा का प्रभाव हम अधिक तरह से, अधिक दौर से समाज तक पहुंचा सकते हैं क्या? इसके बारे में आपने कुछ प्रयास किए होंगे तो हम जानने में हमें खुशी होगी। आपका ये प्रश्न है कि अभी जो कक्षा 1 से और आगे का जो पाठ्य पुस्तक बनाई गई है उसको बच्चों में किस तरीके से पहुंचाएंगे? क्या गुरुकुल पद्धति द्वारा पहुंचाना आसान? ये सब विगत का कोई जिक्र नहीं है हमारे पास, ना अत्याधुनिक ना अर्वाचीन प्राचीन, इसका जिक्र ही नहीं है। हम अपने ढंग से डिजाइन किए हैं, आपको अनुकूल है कि नहीं जांचिए, आपको अनुकूल नहीं है हमको विदित करिए, आपको विद्युत अनुकूल बना दिए है, ये अधिकार हमारे पास रखा है। इससे ज्यादा क्या कहना? हमारा निश्चय है आदमी समझेगा, आदमी समझाएगा, क्या कहना? बाबा आप जानना चाह रहे थे कि उसको बच्चों तक पहुंचाने की विधि क्या होगी? गुरुकुल विधि होगी कि अभी जो चल रहा है वैसा कोई विधि? बरसातों देना गुरुकुल विधि नहीं है, आज की विधि नहीं है, ये मनुष्य समझने की विधि है। गुरुकुल विधि रटने की विधि रहे, उसमें हम स्वयं गुजरे हैं, ठीक है ना? अभी जो बात है यंत्र से सुनो यंत्र बनाओ, अत्याधुनिक विधि, इन दोनों विधि नहीं है। ये क्या चीज है? मनुष्य समझाएगा, मनुष्य समझेगा, समझाएगा, ये विधि है। ये गुरुकुल विधि में भी समझने समझाने की विधि नहीं, रटने रटाने की विधि रही। हम इसमें जो यंत्र बनाने, यंत्र को सिखाने, यंत्र से सीखने की विधि है अभी जो है ना विधि अत्याधुनिक। ठीक बात है, ठीक बात है कि गलत बात? इस पर थोड़ा सा हाईलाइट करना हो तो करिए, यदि सब लोगों के लिए संतुष्ट। ये ठीक है? ये हाँ, एक मैं जोड़ना चाहूंगा कि मतलब मेथड ऑफ टीचिंग अगर देखें, एक तो स्टार्टिंग विद मेमोराइजेशन, लर्निंग थिंग्स एज अ स्किल, जिसमें फंडामेंटल assumption है, हाइपोथेसिस ये होता है कि व्हाट इज बीइंग स्टेटेड इज ट्रू, ऑन दैट बेसिस मेमोराइज करके उसके बाद उसमें मतलब स्किल बेस्ड लर्निंग की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर मुझे जहाँ तक दिखता है दो प्राइमरी डिस्टिंक्शन है। एक तो कि we are not talking of information, right, but of knowledge, and defining knowledge as something that can be known on one's own right. So basic method of teaching with the child is on the basis of one having the right content which we are writing, right. Secondly, the person that is delivering that content understands the content himself. That's the second point है. Thirdly, method of dialogue is you ask the pupil to investigate into the proposals that you are putting forward. So it is in a propositionary mode, right, rather than as a stated truth, right? And enabling that child to be able to see the same reality that you can see, or have the same understanding that you have. ये basic उसमें वो है. So we can call it anything, right? I mean, we can give it a name. The name is not the issue. The issue is what the method is. ये उसमें principal distinction है. Because when we say Gurukul, then we don't know whether we are talking of memorization, or are we talking of a setting, or are we talking of a system where people leave home and go and stay someplace for 5 to 10 years. These are ways of doing things, but not the method. ये कहना चाह रहा था. As far as previous conversation was concerned, I just wanted to make one observation that there are two basic issues here. One is understanding the proposals that are being put forth. Correct. And I'm calling it a proposal because still we understand it remains a proposal. It remains somebody's viewpoint. On that basis, we can then go out to carry out or conduct a comparative study. And for example, we had Newtonian mechanics for a very long time, right? And then when the quantum way of looking at things was discovered, right? On the basis of the findings from the quantum world, we could then go back to Newtonian mechanics and see where it was fitting and where it was not fitting, right? In a similar way, I think the conversation needs to start with trying to understand what is being proposed. On that basis, we can go back and conduct a comparative study of what was stated earlier, what wasn't stated earlier.
That itself, I think, will be a reasonably difficult task because of all the time that has passed, right? And the question of so many interpretations of the same things that exist. Which interpretation do you start with for the comparative study? But the issue is not the comparative study or stating whether something is right or wrong. To begin with, right? Discussion or dialogue has to start with trying to understand what is being proposed and then derive the conclusions based on that understanding. If we start the dialogue based on the conclusions, right, and not on the investigation of what is being proposed, then it is one conclusion against the other. So, there is no way forward beyond that. Okay? क्या बोल ये क्या आपने बताया? क्या मैंने बताया? हमारा कानपुर को सार संक्षेप क्या है? 2 लाइन नहीं, मैंने पहले तो ये बताया कि जो बच्चों के साथ काम करने की जो विधि है, उनके सामने प्रस्ताव रख के जो व्यक्ति समझाने वाला जो व्यक्ति है वो खुद समझा रहेगा और उस बच्चे को उस वास्तविकता को समझने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे। ये विधि है, प्रेरित करेंगे, वो प्रस्ताव रखेंगे, उसके पर यदि विश्वास करेगा उसको समझाएंगे। यही ना बात? ये पहला कहा। ठीक। दूसरा मैंने ये कहा कि अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, एक तो जो मध्यस्थ दर्शन का जो प्रस्ताव है उसमें स्वयं को लगा के समझने के बाद ही विगत की जो भी विचारधाराएं थी, मतलब इसके अतिरिक्त जो भी विचारधारा है उसके बारे में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन। हाँ, अगर हमने कंक्लूजन के साथ शुरू किया कि मध्यस्थ दर्शन का ये कंक्लूजन है, दूसरे का ये कंक्लूजन है, तो वो बात आगे बढ़ती नहीं, क्योंकि फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन होता ही नहीं है, उसमें कोई कंक्लूजन निकलना नहीं है। ओपिनियन बता रहेंगे हम, जैसा बुद्ध विचार का विचार बता रहे हैं, जीना कहाँ हो रहा है। जैन विचार का विचार बता रहे हैं, जीना कहाँ हो रहा है। वेद विचार का विचार को बता रहे हैं, जीना कहाँ हो रहा है। ठीक है ना। कुरान विचार का विचार बता रहे हैं, जीना कहाँ हो रहा है ना। ये सब बातों को सोचना पड़ेगा। हमको जीने का स्वरूप को पहले ध्रुवीकरण करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके लिए हमने निष्कर्ष निकाला है, न्यायपूर्वक जीना, समाधान पूर्वक जीना, सत्य सहज प्रमाण रूप में जीना। सत्य को अध्ययन कराने की व्यवस्था दिया है, सहअस्तित्व रूप में अस्तित्व संपूर्ण है, उसका अध्ययन कराता। जरूरत है कि नहीं है? सामने वाले व्यक्ति से पूछा। जरूरत है, जरूरी है। अस्तित्व समग्र सहअस्तित्व रूप में है, इसका अध्ययन कराते हैं। ये करीब 10 कक्षा तक की पूरा हो जाता है या 12 कक्षा में पूरा होता है। ठीक है। उसमें जो है ना, पारंगत होने की भाग दर्शन रूप में है, विचार रूप में है, माने शास्त्र रूप में है, संविधान रूप में है। इसको भी पारंगत होने का प्रमाण में इसके अनुकूल अध्ययन कराना जरूरत है कि नहीं? जरूरत है। अब यदि पारंगत व्यक्ति होते हैं वो दूसरों को समझाने योग्य होते हैं, जीने योग्य होते हैं, समझाने योग्य होते हैं। जीने में क्या आ जाता है? समाधान समृद्धि। समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए अपन आदमी को तैयार करना है, बाकी बकवास में लगाना है। उसको तय कर लीजिए। आप बात करते रहेंगे और जीना नहीं। जीने में क्या है? तो सुविधा संग्रह में लिप्त होना। यह सुविधा संग्रह में लिप्त होना ही जीना है या समाधान समृद्धि पूर्वक जीना? भक्ति विरक्ति में जीना है, समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है। उसको तय कर लीजिए। ये तीनों ही लहर अभी और कुछ नहीं है। यदि आपको भक्ति विरक्ति में जीना है, विगत वाला अपना आदर्शवाद रखा है। सुविधा संग्रह में जीना है, अभी जो अपराध परंपरा चल रहा है वो रखा है। और एक समाधान समृद्धि में जीना है, हम प्रस्ताव रखें। क्या चाहते हैं आप सोच तय कर लीजिए। इसमें बीच बचा हुआ 1 पैसे भी नहीं, मिलाना घटाना, जोड़ना घटाना, ये 1 पैसे की नहीं। ठीक हो गए कि नहीं? श्री राम, ठीक हो गए कि नहीं?
ठीक हो गए कि नहीं? इसको तय कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, तब हमारा रोल है। ये दोनों के साथ हमारा रोल नहीं है। भक्ति विरक्ति को चाप दिए, हजम कर डाले, वो प्रमाण होता है। ठीक है, विरक्ति प्रमाणित होने का अर्थ ही नहीं है, भक्ति भी प्रमाणित नहीं होती। इसी आधार पर साधना जो है ना भक्ति विरक्ति से जुड़ा है, इसीलिए साधना का फल संसार को मिलाना है, ये भी समीक्षित किया। ठीक है, ये अपराध प्रवृत्ति से जुड़ा है विज्ञान, विज्ञान नीति पूरा का पूरा, व्यवस्था में हो विज्ञान, व्यवहार में हो या शिक्षा में हो, सब जगह में अपराध की ओर ही ले जाता है। वो क्या चीज? सुविधा संग्रह में लिप्त करना, संवेदनाओं को राजी करने के लिए प्रवृत्त करना, इतने ही लिखा है। लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद ये चीज पढ़ाया जाता है और ये प्रमाण। और उसके बाद सुविधा जो सीमा सुरक्षा में सभी अवैध बातों को वैध मानना, ये रखा हो। ये दोनों को अध्ययन कर लीजिए। यदि यही जीना है, हमसे हमारा कोई रोल नहीं है। समाधान समृद्धि चाहिए, हमारा रोल कंप्लीटली है। ठीक है रंगनाथन, ठीक कहा? ये तो टूक बात है, सोच के बताए, सोच के बताए। कोई हमारे लिए कोई जल्दी नहीं है, आप लोग का निर्णय सुनने की इच्छा है। बम्बई यूनिवर्सिटी में भी समाधान समृद्धि चाहिए कि नहीं, बुद्ध विचार के अनुसार भी समाधान समृद्धि में पहुंचना है कि नहीं, वैदिक विचार के अनुसार भी समाधान समृद्धि में चाहत है कि नहीं, और किसी भी विधि से, बाइबल विधि से, कुरान विधि से, गुरु ग्रंथ विधि से, कालिदास विधि से, तुलसीदास विधि से, रैदास विधि से, तो समाधान समृद्धि तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है तय कर लीजिए। हमको कोई तकलीफ नहीं। समाधान समृद्धि का प्रस्ताव हमारा, क्या कहना, उसकी जरूरत है कि नहीं? वेद विचार से चलो, रैदास विचार से चलो, हमको कोई तकलीफ नहीं। किंतु आप समाधान समृद्धि तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, उसका सिलेबस बनना है कि नहीं बनना है, उसका जो है ना ट्यूटोरियल विधि बनना है कि नहीं बनना, उसमें हम पारंगत होना है कि नहीं होना है, हम प्रमाण होना है कि नहीं, हम प्रमाणित हुए बिना समाधान समृद्धि चलेगा, पैर वहीं टूटती है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। बस इतनी, इसका निष्कर्ष निकाल दीजिए। ठीक, निष्कर्ष निकाल देने से हम क्या, जितना हम अर्पित हो पाएंगे हम उसको सोच के आपको बता देंगे। हम अर्पित हैं ही इसमें, समाधान समृद्धि में, इसमें कोई शंका भी नहीं है। समाधान समृद्धि में हम स्वयं अर्पित, हम स्वयं पारंगत हैं, हम स्वयं प्रमाण, हम जीते ही। अब पारंगत इसीलिए है, दूसरों को बोध कराते हैं, बोध कराने का काम हमारा है। और प्रमाणित होना सामने व्यक्ति, प्रमाणित होने का काम सामने व्यक्ति का ही रहेगा। हम बोध कराने का अधिकार हमारे पास है शिक्षा विधि से, शैक्षणिक विधि से ही वो तर्क संपन्न होगी, व्यवहार संपन्न होगी, व्यवस्था संपन्न होगी, न्याय संपन्न होगी, नियम नियंत्रण संतुलन संपन्न होगी। यदि इसमें यदि मानव का कर्तव्य ठीक होता है, ऐसा विश्वास, ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं, उसको प्रयोग किया जा सकता है। अभी तक धरती में न्याय का कोई आधार नहीं, सुप्रीम कोर्ट पहचाना नहीं है, हाई कोर्ट पहचाना नहीं। अभी आप हम पहचाने होंगे तो बताइए, हम भी फॉलो करेंगे। ठीक है, बाली भाषा से जो हो सकता है आपको सुना दिया है। ठीक है,
यदि बम्बई यूनिवर्सिटी न्याय को समझा हो, हमको समझाया जाए, हम फॉलो करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यदि न्याय को समझा हो, उसको समझाया जाए, हम भी फॉलो करेंगे। रैदर्स यूनिवर्सिटी यदि समझा हो, उसको हम फॉलो करेंगे। हमको क्या तकलीफ है बताइए। अच्छा, न्याय लोकव्यापीकरण होना है हमारा उद्देश्य। ये भी नहीं है कि हम जो कहते हैं वही करो। आप जो यदि न्याय को समझा सकते हैं, न्याय को प्रबोधित कर पाते हैं, विद्यार्थियों के हृदय में बैठा पाते हैं, स्वागत ये है हमारे लिए, वो उत्तम है, सुगम है। यदि आप नहीं कर पाते हैं तब इसके ओर ध्यान दिया जाए, प्रार्थना। कोई गलत? इतने ठीक हो गए। हम आपको सूचना तो दे दिया सुप्रीम कोर्ट में, धरती पर जितना कोदो दर रहे हैं उन सभी सुप्रीम कोर्टों में न्याय का पता नहीं, हाई कोर्ट में न्याय का पता नहीं। यदि आप हमको किसी को पता होगा तो बता दीजिए। हम न्याय के बारे में हम अधिकार संपन्न हैं, हम अनुभव संपन्न हैं, व्यवहार संपन्न हैं। हम इसको आपको बोध करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना? आप बम्बई यूनिवर्सिटी से हैं, हाँ, तो आप बम्बई यूनिवर्सिटी में क्या है, किस पद में? प्रिंसिपल। किस पद में? विद्या विहार। यही क्या? यही के कॉलेज के प्रिंसिपल विद्या विहार। पार्वती, what are you in Bombay University? Explain. बाबा जी, आप जो है यहीं पर है, सोमैया विद्या विहार में ही है। आप बम्बई यूनिवर्सिटी? आप बम्बई यूनिवर्सिटी। सब यहाँ के हैं, प्रतिनिधित्व बम्बई यूनिवर्सिटी। क्या शुभ नाम है आपका? पार्वती वेंकटेश। बाबा, आपका नाम पार्वती वेंकटेश है। आप कल नाम लेते रहे, कल आप नहीं पाए थे, आपने नाम लेते रहे। ठीक बाबा जी, आप सोमैया विद्या विहार में ही है, लेकिन बम्बई यूनिवर्सिटी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक। तो बताओ, बम्बई यूनिवर्सिटी में न्याय का बोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले बताओ। बाबा जी, पहले बार मैंने आपका जो प्रपोजल था, whatever you said, I came to know about it. क्या? This was मैं इंग्लिश में बोलेगा, बाद में आप ट्रांसलेट, क्योंकि हिंदी बहुत हाई लेवल है। हमारा तो मुंबई का फंक्शनल हिंदी है। नहीं बेटा, तो तेरे साथ चाहत को हम पूछ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में न्याय स्थिर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? न्याय यूनिवर्सिटी में न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? न्याय तो होना चाहिए। क्या किधर भी, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, वो ही बात है। अभी है कि नहीं है? अभी है। अभी है। क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हाई कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में, बम्बई यूनिवर्सिटी में न्याय है। सर, न्याय जो हिसाब से अपन इंटरप्रेट करता है उसमें फर्क पड़ता है। When I say there is a justice, I believe that there is a justice, and so I say justice is there in this universe. थोड़ा सा अनुग्रह से बात किया जाए, जो है वही कहा जाए, बनावटी नहीं किया जाए, बनावटी नहीं किया जाए, बनावटी नहीं किया जाए। बनावटी नहीं है। आपका कहना है कि हमको लगता है ये न्याय है, मतलब वो न्याय है। हम जो न्याय यही कहते हैं, हमको पैसा मिलता है, इसके अलावा न्याय नहीं है। Since the term paisa came, I have my own different opinion regarding whether economics and finance is one and the same. Whether economics is going to study only about paisa. पार्वती कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक की, आंध्रा की? I am from Tamil Nadu. तमिलनाडु। वेरी गुड, वही हम कह रहे हैं। तुम थोड़ा सा अधिक अच्छे ढंग से विचार कर सकते हो। पैसे के अलावा किस बात पर हम न्याय को पहचानते हैं, वो बता दें इन सभा इस सभा को। संबंध भी मुझे नहीं ले सकते। पैसे के अलावा बाकी बात को बताओ। न्याय कैन बी विद रिगार्ड टू जस्टिस, कैन बी विद रिगार्ड टू
our existence, or it can be, say for example, gender equality. मैं ना Take that point, दो gender equality and सुनो money. बेटा, ये सुनो दो बात आपको रेफरेंस बताया है। संसार में कोदो दरता हुआ कोई भी हाई कोर्ट में न्याय का पता नहीं है। हाई कोर्ट करीबी 200 होगा। बाबा जी ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या संविधान में जो भी न्याय की बात कही गई है वहाँ पर न्याय नाम की चीज नहीं है। ऐसा बाबा जी 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ बातचीत कर चुके, उन्हीं की स्वीकारोक्ति है कि वहाँ न्याय नहीं है। See, for example, a divorce case ठीक can be looked at only money or can be more than money also. नहीं, इसके पहले क्या कहा बाबा एक आप उसके पहले थोड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इसके पहले मैं ये कह रहा था, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इन्होंने उसके पहले ये कहा कि आप जिस वस्तु को न्याय कह रहे हैं, है ना, और ये मतलब जिस आशय से न्याय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इन दोनों में भिन्नता हो सकती है। वही एडमिनिस्ट्रेशन को आप न्याय कह रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन में केवल पैसा लेन देन है। सर मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन न्याय करके बोली ही नहीं, न्याय इज अ मच बिगर वर्ड देन सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन अलोन। क्या कहा एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज्यादा बड़ा है न्याय, आपका ऐसा कहना है? कहाँ आप जानते हो तो बताओ ना भाई, देरी कहीं कह रही। आप जो न्याय बोल रहे हैं और मेरी तरफ से शायद अन्याय हो सकता है। आप कभी जेंडर इक्वालिटी बोल रहे हैं तो आपके तरफ से जो इक्वालिटी बोल रहे हैं वो मेरे तरफ से शायद नहीं हो सकता है। अपन जैसा लेते हैं उसका ऊपर है और उसका पैसा का संबंध ही नहीं। हो गए यहाँ रुको। जनरली न्याय होना है कि नहीं होना? न्याय होना है ना, वो आपके पास नहीं, वो आपके पास नहीं है। अभी आपने बताया सर वही बोल रहे न्याय, मैं बोल रही है न्याय है क्योंकि न्याय शब्द का जो डेफिनेशन है उसमें ही वर्ड है। आप अपने ढंग से न्याय को स्वीकार सकते हैं किसी से भी, उसमें कोई पूछेगा नहीं। बाबा आपका ऐसा कहना है कि चूंकि न्याय की परिभाषा ही अलग है, आप किसी और चीज को न्याय कहते हो, दूसरा आदमी किसी और को कहता है, इसलिए न्याय अलग अलग हो सकते हैं। पुनः वही बात, अभी आपको इसके सबसे बड़े अधिकारी सुनो, इसको ठीक से सुनो पहले। तो सबसे बड़े अधिकारी को हम पहचाना है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, और उसके बाद पहचाने हैं हाई कोर्ट का न्यायाधीश। इन दोनों हाई कोर्ट के 1 डज़न न्यायाधीशों से हमारा चर्चा हो चुकी है। वो कहते हैं हमारे पास न्याय नहीं है, हम क्या करते हो पूछा तो फैसला करते हैं। वो इंडिविजुअल परसेप्शन फैसले को यदि आप न्याय कह रहे हो वो हम सहमत हैं। आप न्याय कह रहे हो, हमको आपको बताना पड़ेगा ये सभा को। यदि सभा को नहीं बताते तो आपका न्याय का क्या सबूत है? इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। न्याय को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। यही कहा आप ये ठेका लेना तुम्हारा अधिकार नहीं है, जनरलाइज नहीं हुआ है, इतना कहो, संयत हो जाओ। नहीं किया जा सकता है ये अधिकार का प्रयोग नहीं करो, जनरलाइज नहीं हुआ है, ये सबमिसिव वे में बताओ। ये आपका अधिकार बनता नहीं है, जनरलाइज नहीं हो सकता। हम जो है ना उसके अधिकार प्राप्त किया हूँ। बाबा जी एक मिनट, शिशुराम को बोलो। मैं उसको अंग्रेजी में अनुवाद कर देता हूँ, इंग्लिश में थोड़ा। आई थिंक बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज, I'll just kind of rephrase what I mean, kind of try to communicate what he was trying to say. One is on discussion with people who today are in positions of delivering justice, right? And he quoted the Supreme Chief Justice of the Supreme Court or of anybody that's in High Court. They admit that they don't understand what justice in actuality is. What they take part is in arbitration, right? It will pass judgments. That is on a comparative basis, you choose what is relatively right and relatively wrong. This is one thing that he said. Second thing that he's trying to say is, when you look at the word justice, right, we are trying to understand it in terms of what is the meaning of justice as far as human behavior is concerned, human interactions is concerned. That is where we talk of justice. Right? There are human beings interacting in various settings or situations. What is the meaning of justice here? Right? And can it be identified or known in an absolute way? Other than from money viewpoint.
other than from just money or even comparison. Correct? So we can have relative grades of justice today. The question is, can it be known and had in an absolute way, in the sense that, can I authentically state that I am just in all my human relationships or not? I think that is the basic question. Correct? And what he's also stating is, if you look at it at this level, the conclusion is, this is not so. Right? So can it be had? This is the question being asked. Then his answer is, yes, it can be had and it can be understood. So we've been talking of justice in comparative terms. We've been trying to see relative grades of justice, and hence we have so many interpretations of what is just and what is unjust, right? The whole question of gender equality, or even in terms of money, even in terms of judgment, court, even in terms of the way you behave with somebody on the street, was it right or was it wrong? Are we able to get an absolute answer to this question or not? This is the basic point. Yes, I said it is not possible. If you recollect, my first basic argument itself was that once what you say for you right and then it is wrong for me, you can't say whether it is in an abstract way, yes or no. This is point number one. Second, all the justice, whatever we are talking about on this land, has been on the basis of law, which has been enacted. That's why the judges said that we are giving judgment. But another aspect what Babaji said was, justice is for the sake of money. The judges said to him that justice is for the sake of money. That made me to go into the argument whether justice is from the viewpoint of money alone. Justice is given only by the judges in this land, and justice is defined only by the law. If not, then justice, again, the same point what I said, you have come to it, that justice is a comparative stuff. No, that's what I'm saying, that if you look at things today, in terms of what we've been able to do, right, and what exists today, it does seem that justice is something that is comparative in nature, right? And hence we may want to hypothesize that an absolute sense of justice is not possible on that basis. Yes. Correct? What he's stating is, this absolute sense of justice is possible. If you try to extract it using known means, you'll obviously not get to that conclusion. And hence, his proposal, the whole proposal that we are talking of or trying to discuss in the last hour or so, is being put forth in an alternative way. Hence, it's called Vikalp. Right? So it is shifted from Vikalp means alternative, right? But the word alternative in itself is not, I would say, sufficient to carry the meaning of the word Vikalp. But let's say it's a paradigmatic shift, right? From the way in which we've been trying to understand various issues related to human beings. Justice is one of them that comes forth in human behavior, right? So that's all he's saying. All he's saying is it's possible to understand justice in an absolute sense, right? And hence the difference in as far as semantics of the word are concerned. Because when we're using the word justice today, or when we use the word economics today, we mean what we are, what we can see or are used to in terms of what exists today as a body of human information or knowledge. The body of knowledge that he's talking of is different from the one that they're currently talking of. Is all I think that needs to be communicated. What last statement? Is shifted the body of knowledge or the proposals, right, of the realities as far as human existence are concerned that he is putting forth are shifted from the ones that exist today. Okay. Any further discussion on that would warrant an investigation into it, a study into it, right? Because otherwise it will be like going back to what I stated earlier, it would be one conclusion against the other, right? I mean, it's like, you can say it's a presumption or a hypothesis. It's a hypothesis. It's a conclusion. It's a hypothesis till somebody understands it, right? So if you come and tell me that the molecular structure of this piece of glass so and so, unless and until I verify it myself, it remains a hypothesis. Once I verify it myself, I know it's a conclusion. So as far as he is concerned, he has verified the things that he is talking of. He has known them to be true. He has lived them in his living, which is what he calls praman or evidence, right? And hence for him it's a conclusion. So for any one of us to state whether it's a conclusion or not would require us to also investigate into it and look into it. And to have a dialogue as well as a debate on it on a long term. Exactly. This dialogue, kind of starts with a 7-day workshop. So we try and communicate this in a 7-day workshop where we cover various aspects of this. Justice is one part, but there are, 8 other
values in human relationship that have been identified, like respect, etc. So the question is, can trust and respect be known in an absolute sense or not? Right? Can the self or myself be known in an absolute sense or not? And I think the target group to whom we are talking about is totally different. See, these are all the levels which I don't know whether it can get percepted into the standard 1 or standard 5 level students, because the level of understanding as well as argument itself is high, one thing. Second, it cannot be given simply as one module or one paper or 4 paper. It has to be a full course. True. And which is what we are trying to do is something different from what we are expected to achieve then. Yeah. So let me address both points that you just said, and then I'll also communicate to him what we've just been discussing. She is going to sponsor our program in University Senate. So she is also addressing it in terms of... So the first point of what you just stated, right? If you look at it in terms of discussion at a very fundamental level, it does seem that these things would be far too complex, in terms of issues that we need to be discussing with children, be in class 1 or class 2 or maybe even class 10 for that matter. The conclusions based on this can definitely be communicated to them, which is what I was trying to state earlier when I said that if you look at the syllabus that we're trying to work out for class 1 to class 5, partly which is complete, we're also working out some educational material for engineering students in Uttar Pradesh. The conclusion, the discussion there doesn't start with the topics that we're discussing now. Right? These are the basic tenets. The starting point is behaviorism. If you look at a human being, you can easily talk to a child about whether trust is acceptable to him or lack of trust is acceptable to him. If you ask any child, right, whether trust is acceptable to you or mistrust is acceptable to you, the answer is always trust. You can ask the same question to an 80-year-old and the answer is still trust. Right? So starting from there, in terms of what is acceptable to a human being, right, one can then take it to what trust means, how trust can be had, how trust can be understood. Right? And if I have trust, what is its impact in my living, my living with family, with society, and so on and so forth. So these are graded levels. In terms of experiments have been carried out for the last 10 to 15 years. I myself have seen that when we do the 7-day workshops, we get people from all kinds of backgrounds and all kinds of ages. The oldest has been so far, maybe Dr. Somaya, I think he's probably one of the oldest people that has been through a workshop, sat through one. Much younger than Babaji. Yeah, much younger than Babaji, but he doesn't sit through workshops, you can understand. And the youngest would be as young as 5 or 6 years old. Right? And you can see that many of the things do get communicated when it comes to things that are behavioral in nature or in trying to understand the self. In workshop, we may also end up, discussing what the nature of space is or what existence and nature is like, where children's interest may wane off it. Right? So, experiments are being conducted, and it's on that basis that the books are even being written. So that's one part of it. The second part of what you said, I agree with, in the sense that if what we are talking about is this fundamental in nature, then it does require a change in many things, in the way we are looking at things. But I would also state that for that to be done, the people responsible for that would need to at least get an overview of these proposals, right? What is being put forward, the basic proposition. Because without that, it's just a task that needs to be completed. That's one point. However, to begin with, an add-on course, right? And if you look at the working service guide, it's got a Sahaya content. It's Sahaya could be additional, right? Or something that is supplementary in nature. So starting with a supplementary course in education, we can then look at how certain fundamental things in education can then be impacted based on what we are talking about. But it's a step-by-step process. Right? So we're definitely not stating that things need to change overnight. Which is why even if you look at kids in IIIT or the IIT program, sort of closely associated with the programs there. The attempt at this point in time is to get the students there to be exposed to it, to look at what their feedback is. Right? And then surely it's going on. And hence it's part of the curriculum there. It's part of the curriculum. The curriculum is not based on it. So I think these are two distinct things. We had a lot of discussion on that regarding introduction as a curriculum part of it.
which I think today the time may not permit. I just communicate to him what he. बाबा ये बात हुई, मैंने उनको ये कहा कि साधु कहाँ? ये बात साधु बाबा आ रहे हैं। साधु कहाँ चल? अभी आ रहे हैं। इधर मैंने दो बातें कही उनको। वही बात। एक तो ये कहा कि जो न्याय की जो बात है ना, ये मतलब आज के दिन अगर देखें तो प्रचलित रूप में न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत सारी चीजों को हम न्याय बोलते भी हैं, ये कंपैरिजन के रूप में होता है, है ना। ये वास्तविक रूप में न्याय क्या है, वस्तु के रूप में पहचान कर न्याय पूर्वक जीने की जब बात आती है, इसके ऊपर हम लोग कुछ ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। आपका मतलब मध्य दर्शन के अनुसार न्याय वस्तु है, इसको समझा जा सकता है, इसके अनुसार जिया जा सकता है ना। इसके ऊपर और ज्यादा अगर विचार विमर्श करना हो तो मध्य दर्शन को मतलब समझने की आवश्यकता करना पड़ेगा। हाँ, तो वो अध्ययन की जो शुरुआत है परिचय शिविर से होती है, ये मैंने एक तो बात। ठीक है, उसके पहले उत्साह के लिए शिविर करना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक बात हुई। ठीक है, दूसरी वाली बात क्या बोले कि उनका वो सहमत हुई उससे। आप सहमत हुए इन दोनों बातों में? ये जो प्रस्तुत किया है, तो अभी हम जिसको न्याय का समझ रहे हैं वो न्याय नहीं है, जीने का न्याय नहीं है, काम चलाओ न्याय। ये बात आपको समझ में आया होगा। और जीने का न्याय की जरूरत है कि नहीं है, ये यूनिवर्सिटियों में नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना। इसका ज्ञान यूनिवर्सिटियों में नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रैदास यूनिवर्सिटी तक, ठीक है ना, उसी के बीच में सब पीस रहे हैं। ठीक, हाँ, और क्या बात क्या बात। हाँ, तो ये एक बात हुई। हाँ। दूसरी ये बात हुई कि इसको शिक्षा में लाने की अगर बात है ना, तो इसको मतलब उनका ये कहना था कि अगर इतना फंडामेंटल अगर चीज है तो पूरे शिक्षा को इसके आधार पर होना पड़ेगा। हमने कहा पूरा शिक्षा इसी के आधार पर डिजाइन करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने ये कहा कि उसके लिए स्टेज वाइज है कि पहले सहायक वाचन के रूप में उसको प्रस्तुत करके फिर वहां से लेते हुए उसको सिलेबस में लाकर फिर पूरे शिक्षा को मतलब ये करने की बात है। हाँ, उसमें क्या है बेटा, मेरे अनुसार समझ ले, समझे बिना इसको डिजाइन किया नहीं जा सकता। डिजाइन करेंगे तो गलत ही होगा। हाँ, तो ये इसको समझने के बाद डिजाइन करने की बात आता है। हाँ। समझने वाले व्यक्तियों को हर यूनिवर्सिटी 4-5 व्यक्तियों को हमारे पास समझने के लिए प्रयत्न किया जा सकता। हमारे पास वो रहता, ठीक है, इनके पास वो रहता, ठीक है, ये उसको तय करो। ये जो समझने के लिए तैयार है कि नहीं है, समझदारों को पैदा करने वाला यूनिवर्सिटी मानता है। उस स्थिति में इस अस्मिता के आधार पर क्या यूनिवर्सिटी कुछ समझना भी चाहता है, उसको तय करो पहले। आपने बता रहे थे वेंकटेशन आता है तो और भी थोड़ा सा मजबूती से बात हो सकती थी। वेंकटा चलेगा, वेंकट रमणी नाम। आज शाम को बाबा वेंकट रमणी 9 बजे खाने के लिए आ रहे हैं आपके पास। दोपहर को? शाम को आ रहे हैं। कहाँ? घर में? हाँ, घर में आ रहे हैं, यहीं आएंगे घर में। He is out of Bombay. I talked to him an hour ago. He said you try to come early for dinner. And I would suggest you also please come so that you know Venkat Ramani. And I am also trying to talk to Dr. Kole. So if Kole comes, Venkat. Probably tomorrow they are free. They are leaving because they are coming today. If they come today. Listen now, you are arguing with me. I talked to him an hour ago. He is coming at 8 o'clock. Now you still want to argue? Thank you. आपकी यूनिवर्सिटी में 5 व्यक्ति को पहचान है। हम सोचता हूँ 5 व्यक्ति हमारे पास आए, वो समझे ऐसे व्यक्ति कैसा होना चाहिए। पर इसके जो है ना, जो आपराधिक यूनिवर्सिटी को न्यायिक यूनिवर्सिटी बनाए, ये गलत है। स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट।
अपराधी यूनिवर्सिटी कहते हैं बॉम्बे में। हम तो कहते हैं इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ करके तो सारा भी अपराध हो रहा है। गिल्टी यूनिवर्सिटी, अपराधी गिल्टी। आई ऑब्जेक्ट। Yes, so to know that थोड़ा सा गर्म पानी का घूंट है ये, हम जानते हैं अच्छे तरह से। that will be a discussion. So I'm saying what he's stating is इसमें प्राण फूकने योग्य व्यक्ति को 5 व्यक्ति को पहचान लीजिए। It's his conclusion, and I'm saying It's that not mine. it's obviously not yours, right? So for us to jointly, the conclusion is not whether Bombay University is criminalistic in this thing or not. I think the question really is: do we want to have a university? Sarah, what do you say? Criminal? That's the word आपराधिक. I think ऐसे व्यक्ति हो जो सेनेट में काम करते हैं। सीधे चेयरमैन ये सेनेट के प्रतिनिधि हो तो है। एक व्यक्ति तो हो गया, और सेनेट के प्रतिनिधि के रूप में पहचानने वाला यहाँ कितने हैं? अकेले। ठीक है, सेनेट कमेटी में काम करने वाले के रूप में जो हैं, उनमें से 5 व्यक्ति आपके कलेवर से कम ना हो, ऐसा पहचान। ठीक है, उनको हम एक्सपर्ट बना देंगे। हमारा आयु भी 90 वर्ष की है, इसीलिए 5 व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसमें यदि आता है क्योंकि सभी अपराध यहाँ आए बम्बई में। कोई भी प्रकार के अपराध से कम नहीं, वो तो अजीर्ण है अपराध में। अपराध को रोकने की इच्छा में ही परिपूर्ण है। बाबा सब कहिए, सभी अपराध भी यहाँ है, सभी संत भी यहाँ है। वही तो बता, अपराध को रोकने के लिए वो गुस्सा आता है, अपराधी क्यों कहते हो? संत भी बता दो, जो अपराधी है उनको करेक्ट करना चाहते, समझिए। अपराध को रोकने के पक्ष में दूसरा हिमालय है। अपराधी हिमालय अपने ऊंचाई में है, उससे कभी 4 अंगुल ज्यादा अपराध को रोकने वाले होते हैं, या कभी 4 अंगुल कम होते हैं। इतने में चल रहा है ये बम्बई का जिंदगी इतने में चल रहा है। कभी अपराध का हिमालय 4 अंगुल बड़ा दिखता है, कभी अपराध को रोकने वालों का हिमालय 4 अंगुल बड़ा दिखता है। इन दोनों के हम दृष्टा, इसको हम अच्छी तरह से आप लोगों को बोध करा सकता हूँ। इसमें 1 पैसे की भी कमी नहीं। ठीक है ना? अब होना क्या चाहिए? अपराध मुक्ति होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? धर्म मुक्ति होना चाहिए। उसके लिए हमारा प्रपोजल है। वो क्या स्वरूप धारण करेगा? उसके लिए 6 डिजिट है। नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक जीने की प्रवृत्तियां है। वो हिमालय इसको रोके। ये यूनिवर्सिटी के आत्मा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसको तय करके आना। ये 6 डिजिट है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद पुनः एक 5 डिजिट की बात 6 डिजिट की बात आती है। वो स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक व्यवस्था, उत्पादन में स्वावलंबन। ये 6 डिजिट आती है। ये दोनों चक्र बैलेंस प्रोग्राम की है। ये तो यही है। अभी कितनी देर चलेगा बताइए? 12 बजे खत्म होना था, 17 बज गया है। हाँ। अभी कितनी देर चलेगा? कुछ भी नहीं, हम समाप्त कर दिया। नहीं, आगे सभा के लिए ये वस्तु रहेगी। इस पर आप लोगों का सहमति होना, उसमें पारंगत होना हमारा अपेक्षा, इतने और कुछ भी नहीं। पारंगत होना, प्रमाणित होने में मल्टीप्ले होना होता है। अभी जो है ना, सहमति तक मनुष्य के पास जो है मादा है, और पारंगत प्रमाणित होने की मादा यूनिवर्सिटी में किसी के पास नहीं है। यूनिवर्सिटी में ये थोड़ा हॉट वाटर है, इसको घोट पीना पड़ेगा।
गर्म पानी का घोटे Or so I just make your views public. Come on the public. Say about. No, you say it. मैं यहाँ रुका हूँ, अब दोपहर को इसका कंटिन्यूशन। I just add a point that will just clarify the intent, and I think ये 6 की 2 ग्रुप होता है। हाँ 6 डिजिट, हाँ वो 6 डिजिट का आशय बता देता हूँ, बिकॉज फिर अंग्रेजी में नियंत्रण संतुलन, नियम नियंत्रण संतुलन, न्याय धर्म सत्य, ये जो ये 6 बात होती है, उसके जो बैलेंस के लिए ये 6 है। चलो इसकी जरूरत है कि नहीं पूछ रहे हो? जरूरत है तो प्राण देना ही है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। See, whatever finally what end result is coming, if you look at, the whole earth is getting polluted. Okay, that is what all educated people are doing. So after the end result of the education, if you look at, is that we are having now imbalance. This is the law. अभी आइए, very good, चिरंजीव रहो, उपकार करो। Now another thing, if you look at, like all kind of the technology, which is war technology, which is being made by the most illustrious scientists. So we are all product of university. So that way, if you look at all dimensions of the human living, whether it is relationship with the different nations, and if you look at the relationship between the individuals in the family, you see divorce rates are increasing, and even when the people are living within the same the roof, though they are not getting divorced in Indian culture, kind of, but the kind of relationship we are living in, I mean, there is hardly a harmony. So what he's trying to say that is the criminalization. We don't understand. It is a bigger crime rather, that there is a relationship is lost. The mistrust is growing. So if you look at the justice when it is being told, or when he's saying like the criminalization of the university or the education, it is all dimensions if you look at, whether it is the physical dimension, whether it is the relationship dimension, whether it is the dimension, where the people or the countries are associated. So everywhere we see that there has been an erosion of so-called values. That way, if you look at it, I mean, we can't really say that we are, giving a just environment or the kind of a education where the universities are bringing people, those who are living in harmony with the nature, within themselves. That's the difference between just and justice. Exactly. So that's what, that is what he's trying to say. I'll just try to sum up what he just said. आपका शुभ नाम है अजय जैन, IIT के स्टूडेंट हैं। IIT में जब पढ़ते थे तब हमारा संपर्क में आए हैं। उनको इस विचार से बहुत पूर्णतया स्वीकृति है, किंतु एक्सपर्ट उसको उसमें जीने में अभी प्रयत्नशील है। ये ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बस I'll just sum up what you were saying and then maybe you can all get for lunch. इसमें सबसे अच्छी बात है जीने की इच्छा पैदा हो जाता है। ये आपसे पूछ लो, आप इसे पूछ लो, वो आग बुझता नहीं किसी भी विधि से, किसी भी पद पर जाए वो बुझता नहीं, कितने भी पैसा पाले पर बुझता नहीं, कितने भी यश पाले वो बुझता नहीं। पॉजिटिव इतने ही है ना, उससे उसका प्रमाण ये स्वयं है। IIT से निकला है, पैसे से अजीर्ण है, वो जो अपना पद से भी अजीर्ण है, उसके बाद भी इसका प्यास बुझा नहीं है। ठीक कह रहा हूँ? हाँ, स्वयं में गवाया। बाबा समअप कर लेंगे, मतलब सभा को विराम देंगे। आज का कार्यक्रम अभी का सवेरे का खत्म होता है, अब दोपहर में अपन पुनः छूटते हैं। कितना देर के बाद बता दीजिए? हाँ, बहुत 3 बजे। 3 बजे जुड़ते, ठीक है, निकाल अलंकार ये समअप कर लेंगे। आप कर लीजिए समअप। नहीं, बाबा जो लास्ट कह रहे थे, आप कर रहे थे बाबा की बात का समअप। मैं बाबा की बात का समअप कर रहा था, सभा की समअप तो भैया करना। नहीं, मैं करूँगा, आप अपने कर दीजिए। आई विल बी लास्ट पर्सन। अभी हम सभी एक साथ खाना खाएंगे ना? नहीं, सब अपना अपना राग रपड़ा अलग अलग है। ठीक, कोई आप
I think the basic intent of what was trying to be, what he was communicating. तुम यहाँ रहोगे कि नहीं? हमारे साथ खाना खाओगे कि नहीं? खाएंगे खाएंगे बच्चों वो फल खाएगी, फल ही खाओ, पानी ही पिया करो, रसाहार करेगी। बढ़िया है, चलो हमारा टेस्ट की है। मैंने निर्णय ले, उनके लिए मैंने निर्णय दे दिया। ठीक श्री राम कहिए आगे। ठीक है। I think the basic question is, वर्मा आप भी आइए, साथ में हो ना, खाना खाने के समय में साथ में हो ना? नहीं हो, बिल्कुल साथ में। आप जो इच्छा करेंगे रंगनाथन साथ में है कि नहीं? नरसिंह भी है, वहाँ बैठे हैं। आ गए, है ना? साथ में है ना? बढ़िया हो गए। ये दोनों विभूतियाँ हमारे लिए सम्माननीय है। इन लोगों इन्हीं के आधार पर मैं आता हूँ। चलित विभूति है बाबा, चलित विभूति है, आती है जाती है, आती जाती है। ठीक है, हमारे चलित वही आप I'll just kind of summarize what he was trying to say. सहायक सब सहायक हैं, उम्मीदवार सभी उम्मीदवार हैं, और प्रयत्नशील सब प्रयत्नशील है। ये सब स्टेजेस है, ठीक है ना? उसके बाद प्रयत्नशीलता के बाद निष्ठा को व्यक्त करना, चौथा सीढ़ी, 5वें सीढ़ी में पारंगत। अभी कहीं ना कहीं है ही है सब। सच्चाई के प्रति सहमति सबने व्यक्त किया है। कोई ना ही नहीं कह सकता बाबा। कोई ना ही नहीं कह सकता। नहीं कहा। पार्वती सब हाँ ही बोलती है अपने विचारों से। यही सबसे बड़ी भारी उपलब्धि है। मानव में शुभेच्छा समाई है, इसका समीक्षा इतना ही है। न्याय को चाहते हैं, दूसरा समीक्षा है। उपलब्धि नहीं हुई है, तीसरा समीक्षा है। उपलब्धि के लिए प्रस्ताव है, चौथा समीक्षा। प्रस्ताव, अभी प्रस्ताव आपके समूह का था, प्रस्ताव के बारे में दोपहर में बात करें, ठीक है? अभी वो लोकव्यापीकरण नहीं हुआ है प्रस्तावित, ये अभाव को पूरा करने का। ये 2 भाग बताए ना भाई, न्याय धर्म सत्य के प्रति अभाव जो है वो भरने के लिए प्रस्ताव है, और स्वयं में विश्वास भरने के लिए प्रस्ताव। ये दोनों जरूरत है कि नहीं, पहले सोच लीजिए। जरूरत है तो प्राण देना ही होता है, नहीं होता है बस। ठीक, श्री राम चले? नहीं बाबा, चलना नहीं बाबा, मैं बोलना चाहता हूँ। उसके पहले श्री राम बोलेंगे। अच्छा, राम भगवान की तभी समाप्त होगा। ठीक, बता। ठीक है। I think the basic question that was being addressed was, are we satisfied with the education system that we have today, the resultant products, right, and the resultant society that the products of this education system have created? If we are, then there is no need to change it. If we are not, then I think it merits a discussion on what is it that we want to change as far as the current education system is concerned. If you look at the proposal that is being put forth here, the proposal is essentially talking of an education system that can produce individuals that have self-confidence, that confidence in themselves, are just as far as their behavior is concerned, both with people and with the rest of nature, right, are able to work out what their purpose of living is and are able to fulfill it. Clarity in thought, correct? Independence as far as work is concerned. These are 4 dimensions of living, right? And the proper understanding of what the truth is, which is realization. The 6 digits that he was talking of is Niyam, Niyantran, Santulan, Nyaya, Dharma and Satya. Niyam basically stands for the physical law that exists, right? Niyantran is its kind of self-organization. Santulan is the balance between the various orders. Nyaya is justice in human relationships. Dharma can be seen as the innateness in every entity in existence, correct? And Satya is basically the truth. What we are talking of is not
any different from the expectation that we as human beings have had from education as a medium for people to go through. Right? And there have been numerous thoughts in this. There was some discussion about Buddhism and what the Vedas say and don't say and things like that. But उसके मूल आशय को अगर देखें तो बात तो वही थी कि आदमी समझदार बन के समाधान समृद्धि के साथ जी पाए. This may have been an intent. The question is, are we able to fulfill that intent? And if we are not, what needs to be done in order to fulfill that intent? Right. So I think the investigation of whether that intent can be fulfilled or not would need us to invest that time to go through a workshop to see what is being stated. I think that's basically the essence of what was being communicated since the last 1.5 hours. I think we are coming to a conclusion. Wonderful discussion has taken place. One important thing about this discussion is Baba has a view